प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है, एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। बच्चों आपसे पूछा जा रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो पता होना चाहिए बच्चों एचसीपी में परमाणुओं की संख्या 6 होती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बच्चा पार्टी जल्दी से बता दो चैट करके। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ओके, जिस प्रकार ये हमारा एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 12 होता है, ये भी ध्यान में रखोगे। अब बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अगर एससीसी में पूछे बच्चों, इसमें परमाणुओं की संख्या 1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये सब आपको याद रखना है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग लगा के आओगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल का जवाब लगाओ। दूसरा नंबर सवाल है और मात्र 100 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में करेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न आते जाएगा सारे को कवर करेंगे। बच्चों इसी क्लास से बहुत सारा प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बस याद करते चलना है। देखो रवादार ठोस कौन सा, यहाँ पे रवादार कहने का अर्थ है कि क्रिस्टलीय ठोस पूछा गया कौन सा होगा। तो आपको पता होगा सर हीरा जो होता है ये रवादार ठोस होता है। कौन सा ठोस होता है बच्चों, कोवेलेंट क्रिस्टल का एक एग्जांपल है। हीरा आए, ग्रेफाइट आए, ये दोनों कोवेलेंट क्रिस्टल होता है। कांच आए, रबर आए, ये सब अक्रिस्टल ये ठोस है, याद रखना आप सब। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज कितना होगा सर। मूल क्रिस्टल तंत्र 7 होते हैं। अगर क्रिस्टल जालक पूछे तो 14 होते हैं। अगर घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालक पूछे तो ये हमारा 3 होता है बच्चों। ये सब याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष कैसे होते हैं। ये हमारा क्रिस्टल में दोष होता है ना बच्चा पार्टी, राइट आंसर भी हो जाएगा। जिस प्रकार से शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है और फ्रेंकल दोष के कारण ये क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ये सब याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कौन सा तत्व होगा। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व सिलिकॉन होता है। क्या होता है बच्चों, सिलिकॉन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। कौन से ऐसे हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। तो विलायक के अणु होते हैं, विलायक के कण को हो या फिर विलायक के अणु को हो, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बता दो बच्चों, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, बताओ एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कौन सा होगा। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है और कणों के आकार या प्रकृति पर इसका कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि क्वथनांक का उन्नयन हुआ, हिमांक का अवनमन हुआ, परासरणी दाब हुआ, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हुआ, क्वथनांक का उन्नयन बच्चों यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल आपके सामने है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं सर, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। और ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो बच्चों क्या करोगे, ध्यान में रखोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखो, समपराशरी विलयन में समान होती है। समपराशरी विलयन में बच्चों इसका मोलर सांद्रण क्या होता है सर, समान हो जाता है। 9 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। और बच्चों जितने भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया बच्चा पार्टी, बहुत गलत बात है, इसलिए सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब तो कर लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ, मोललता प्रदर्शित होती है प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोल पर केजी। मोल पर केजी यही वाला है ना, या फिर m बराबर n बटा w लिखते हैं इसी को, यानी कि मोल पर केजी सर किस में दिया गया, मोल पर किलोग्राम, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो
हाँ, अगला नंबर सवाल 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक क्रिस्टल नहीं बच्चों, आयनिक यौगिक पूछा गया आप लोगों से। क्या लगाओगे 11 का? NaNO3। क्या NaNO3 किसका नाम है सर? सोडियम नाइट्रेट होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 12 नंबर सवाल है, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है? विद्युत अपघटन की क्रिया में बच्चों बता दो, जल्दी से बता दो। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स व्हाट हैपेंड एट द कैथोड इज, कौन सा होगा राइट आंसर बताओ। 12 नंबर सवाल का जवाब बताओगे सर। अवकरण होता है, कैथोड पर अवकरण होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, सबको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन सेल के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में यहाँ पे कन्वर्ट करा जा रहा है बच्चों, किसके द्वारा होता है? तो सर ये होता है ईंधन सेल के द्वारा। किसके द्वारा? 13 का क्या लगाए हो बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है मैग्नीज बच्चों। कौन सा होगा? मैग्नीज। 14 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, सर्वाधिक चालकता होती है। सर्वाधिक चालकता बच्चों कई बार आया हुआ प्रश्न है और आप लगाओगे सर चांदी होता है। सर्वाधिक चालकता चांदी की होता है। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं जी। इतना आसान आसान सवाल है, एग्जाम में आया छोड़ के आओगे तो बहुत गलत बात हो जाएगा। सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब क्या होगा? लेमडा जी नोट का मान ऋणात्मक होता है, यानी कि 16 का सही जवाब हो जाएगा डेल्टा जी नोट बराबर क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 17 नंबर सवाल है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? बच्चों पूछेगा शून्य कोटि के लिए क्या होता है? आप लगाओगे मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। दूसरा अगर प्रथम के लिए पूछे सर तो प्रथम के लिए होता है सेकेंड इनवर्स, और अगर पूछे द्वितीय के लिए क्या पूछेगा बच्चों? द्वितीय के लिए पूछे तो क्या होगा? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, यही वाला होगा ना। द्वितीय के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। देख लो मोल इनवर्स किसमें है? लीटर सेकेंड इनवर्स। हमें लगता है कि राइट आंसर डी हो जाएगा। मिल रहा है ना बच्चा पार्टी? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 18 नंबर सवाल है, गति समीकरण। यहाँ पे हमारा वेग समीकरण क्या दिया गया? इतना दिया गया है, तो इसके लिए ये अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो बच्चों हमने क्या बताया था? वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ये हमने बताया है ना बच्चों। अब बताओ, देखो यहाँ पे हमारा 3/2 है और यहाँ पे देखो ना, ये इसको जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे वेग समीकरण सांद्रण पदों का घात का योगफल होगा प्लस में, और कितना? -1/2 दिया गया। यहाँ से करोगे ना बच्चा पार्टी 2 लिख दो, उसके बाद 3 होगा और प्लस माइनस 1 होगा बराबर में, यानी कि 3 - 1 बराबर 2 होगा। यहाँ पे लिखो 2/2 हो जाएगा, 2 2 कटा बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है, अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी? बच्चों अगर समान है, हमने क्या बताया था? शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है, यानी कि यह हमारा जीरो ऑर्डर वाला हो जाएगा। कौन सा बच्चों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। चलो 20 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। कौन सा वेग कहलाएगा बच्चों? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना बच्चा पार्टी? जितने बच्चे हो सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलना। देखो जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में किया जाता है तो सक्रियण ऊर्जा क्या होगा? यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा बच्चों घट जाता है, सक्रियण ऊर्जा डिक्रीज हो जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना और घटाना। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और ऋणात्मक वाला घटा देता है। चलो 22 नंबर सवाल को देखते हैं। मॉन्ड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है? मॉन्ड विधि के द्वारा बच्चों किस धातु को शुद्ध किया जाता है? निकेल होता है। मॉन्ड विधि के द्वारा ये धातु को, निकेल को शुद्ध किया जाता है। अगर डीकन आए तो ये डीकन विधि से क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, ये सब आपको पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन
कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में बच्चों एकदम बोलेगा प्लेटिनम आए या फिर सोना आए, क्या है बच्चों? सोना। ये सब क्या होता है? एकदम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 24 नंबर सवाल है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किसमें सर? सॉल में होता है। और यह प्रश्न अब की बार भी आया था बच्चों, मॉडल पेपर में भी था, इसलिए इसको याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड गोंद होता है। लायोफिलिक बच्चों यहाँ पे लायोफिलिक है, यानी कि द्रव स्नेही, यानी कि राइट आंसर भी होगा। और अगर लायोफोबिक होता तो वो अलग हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 26 नंबर सवाल है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन केमिकल एडजॉर्प्शन? कौन सा होगा? इसमें एक होते हैं। रासायनिक अधिशोषण में एक परत होते हैं बच्चों, याद रखना। और ये भौतिक अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाते हैं। चलो अगला नंबर सवाल देखो, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है कितना? 20 से 40 किलो जूल पर मोल में। कितना बच्चों? 20 से 40 किलो जूल पर मोल। और अगर बच्चा पार्टी पूछे रासायनिक अधिशोषण में क्या लगाओगे, जल्दी से बता दो। अगर रासायनिक अधिशोषण में पूछे तो कितना होता सर? 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल होता है। कितना होता? 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल में होता है। ये ध्यान में रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि से किसको सांद्रित करते हैं ये बता दो। ये होता है हेमेटाइट को। अब हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है सर? Fe2O3 होता है। और पता है क्या बच्चों, हेमेटाइट जो होता है ये लोहा का अयस्क होगा, पता है ना? लोहा, ये चाहे हेमेटाइट आए, मैग्नेटाइट आए, सिडेराइट आए, ये सब क्या होता है? लोहा का एक अयस्क होता है, याद रखोगे। ऐसे हेमेटाइट को लोहा का मुख्य अयस्क माना जाता है। जितना हम अलग से बोल रहे हैं बच्चों, एकदम दिमाग में फिट करते चलो, सुनते चलो अच्छे से। 29 नंबर सवाल देखो, व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या होगा? व्यावसायिक लोहा का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा होता है। कौन सा लोहा सर? पिटवा लोहा। और इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 0.2% से लेकर 0.3% होती है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 30 नंबर सवाल है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होगा? एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कौन सा होगा? बॉक्साइट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 31 नंबर सवाल है, मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होगा? मैग्नीशियम है सर। मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होगा? जल्दी से बता दो। मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क है कौन सा होगा सर? ये हमारा कार्नेलाइट होता है। ओके चलो, अगर मैलाकाइट पूछे तो किसका? ये कॉपर भैया का अयस्क किसका है सर? ये कॉपर का होता है। कैसीटेराइट किसका होता है सर? ये टीन का होता है कैसीटेराइट, यानी कि बच्चों SnO2 पर हो ना, यही वाला टीन का हो जाता है। उसके बाद गैलेना तो ये हमारा लेड का होता है ना, PbS जो सूत्र होता है, ये इसका अयस्क कौन सा? Pb वाला होता है। यहाँ पे हमारा Pb हो जाएगा। ये सब तो ध्यान में रखोगे ना बच्चों। चलो 32 नंबर सवाल देखो, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहा जाता है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है या फिर अधातुरी कहा जाता है। और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाते हैं। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? प्रचुरता से पाई जाती है बच्चों, लगा दो। ये भी हमने बता चुका है ना बच्चों, एल्यूमिनियम होता है। अगर एल्यूमिनियम ना हो तो सिलिकॉन हम लगा सकते हैं, ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं। चलो 34 नंबर सवाल है, NaOH इनमें से किसे कहते हैं? NaOH बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? कॉस्टिक सोडा होगा। कॉस्टिक सोडा राइट आंसर ए होगा, NaOH को कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है उसका नाम नाइट्रेट होता है। कौन सा है बच्चों? नाइट्रेट हो जाएगा। 35 का डी लगा रहे हो क्या बच्चों? राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? रेडियो एक्टिव बच्चा पार्टी बता दो। रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस का नाम बताओ, जल्दी से बता दो। क्या लगाओगे 36 नंबर सवाल का जवाब? यहाँ तो आंसर भी टिक हो जाता है। 36 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? रेडोन हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल, नेक्स्ट नंबर सवाल 37 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 का तत्व कौन सा होगा? ग्रुप 16 में कौन सा होता है? सल्फर, ऑक्सीजन, टेल्यूरियम, ये सब होता है। सल्फर भी होता है ना। ये ग्रुप 16 के तत्वों को क्या कहते हैं सर? कैल्कोजन कहते हैं ना। राइट आंसर सल्फर, ऑक्सीजन, टेल्यूरियम, ये सारा का सारा करेक्ट हो जाएगा। चलो
38 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तैयार किया जाता है किस विधि से, यानी कि H2SO4 जो तैयार करते हैं बच्चों, ये हम लोग संपर्क विधि से करते हैं। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल तैयार करते हैं, हैबर विधि से ये अमोनिया तैयार होता है। ये प्रकाश संश्लेषण तो ये पौधे सब अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलो 39 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है बच्चों, अब बताओ कौन सा होगा, हीलियम हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 40 नंबर सवाल है, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या होगा। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत का नाम आप बताओगे सर, वायुमंडल होता है क्या, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 41 नंबर सवाल है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला कौन सा होगा, O2। अगर बच्चा पार्टी O3 रहे तो ये प्रतिचुंबकीय प्रदर्शित करता है। चलो 42 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है। स्ट्रॉन्ग वाला बच्चा पार्टी बताओ कौन सा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। ढलवा लोहा में बच्चों क्या होगा, ढलवा लोहा वाला बात हो रहा है। 44 नंबर सवाल का जवाब बताओ कितना, 0.4% होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 2% से 4% के बीच होता है तो 4% हमारा दिया गया। चलो 45 नंबर सवाल है, जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव कौन सा होगा। जर्मन सिल्वर में कौन कौन, कॉपर जिंक निकेल। जैसे कॉपर कितना परसेंट होता है सर, 60% होता है। जिंक कितना होता है बच्चा पार्टी, जिंक भी 20 होता है, और ये निकेल भी क्या होता है सर, ये भी 20 हो जाता है। ये तीनों मिलाकर 100%, यानी कि कॉपर जिंक निकेल हुआ, जर्मन सिल्वर ये तैयार हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, संक्रमण तत्व कौन सा, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक वाला। डी ब्लॉक वाला बच्चे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 47 नंबर सवाल देखो, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, वर्नर साहब ने। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया था वर्नर के द्वारा। चलो 48 नंबर सवाल है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, क्या रहता है, विटामिन B12 में उपस्थित है कोबाल्ट। कोबाल्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो 49 नंबर सवाल को देखते हैं, मोहर लवण का सूत्र क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगा दो। मोहर लवण का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, फेरस अमोनिया सल्फेट, यानी कि FeSO4 इंटू NH4 होल 2 होगा, SO4 इंटू 7H2। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है सर। अग्निशामक वाला किस में होता है, CCl4 का क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला क्या, 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो ये रहा Na2O में ये यहाँ पे सोडियम है बच्चा पार्टी, हाँ Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। देखो अगर बच्चा पार्टी Na और 2O है, Na का पूछे 4 होगा, ऑक्सीजन का पूछे 8 होगा, यानी कि Na का पूछा तो हम लगाएंगे सर 4 हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 52 नंबर सवाल है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से क्या प्राप्त होगा, मेथेन प्राप्त होता है। मेथेन वाला करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 53 नंबर सवाल का जवाब बताओ, कास्ट स्पिरिट क्या कहलाती है। CH3OH होगा क्या बच्चों, CH3OH, यानी कि मेथेनॉल होता है। चलो आगे बढ़ते, मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं। चलो अगला नंबर सवाल देखो, प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित समूह कौन सा होता है। प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों, देखो अगर आपके सामने हो प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि इसका सूत्र होता है RCH2OH होता है। अगर ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो तो बच्चा पार्टी क्या होता है, CHOH होता है। क्या होता है सर, CHOH हो जाता है, यानी कि इसमें R 2 गो लग जाता है। उसके बाद अगर ये हमारा टर्शियरी हो, यानी कि 3 डिग्री वाला हो तो COH ये वाला हो जाएगा बच्चों। अब लगा दो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट से हमें बता दो। तो राइट आंसर हमें लगता है कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर सवाल, फिनोल की प्रकृति कैसी होती है बच्चों। फिनोल, द नेचर ऑफ फिनोल इज, फिनोल की प्रकृति 55 नंबर सवाल आपके सामने है, और आप लगा रहे हो सर अम्लीय होती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा फिनोल का सूत्र क्या होता है सर, फिनोल का जल्दी से बताओ, फिनोल का हमारा सूत्र क्या होता है, C6H5OH, यानी कि बच्चों जानते हो अगर बेंजीन रिंग में हम, अगर बेंजीन के रिंग में हम क्या जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं सर, अगर बेंजीन रिंग में हम क्या जोड़ते हैं, OH को जोड़ देंगे तो यही हमारा क्या होता है, फिनोल बन
बन के तैयार हो जाता है। क्या बनता है? फेनॉल बन जाता है। ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो लगा के आओगे। चलो 56 नंबर सवाल, ईथर कैसे होते हैं? अब ईथर बता दो हमें। 56 नंबर सवाल का जवाब बी होगा, ईथर क्षारीय होते। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड है, किसके द्वारा सर? NaHCO3। कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। चलो 58 नंबर सवाल है, ये रहा, सेकेंडरी अमीन का क्रियाशील मूलक क्या होगा? बच्चों आपसे पूछेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो सबको बताना पड़ेगा। तो आप हमें बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? 1 डिग्री वाला क्या होता सर? 1 डिग्री वाले ये सब किससे बनता है सर? अमोनिया से बनता है। क्या होगा? यहाँ पे पहले लिख लो अमोनिया। अमोनिया का क्या होता है सर? NH3 वाला सूत्र हो जाता है, लेकिन हमें अमोनिया नहीं बताना है यहाँ पे। 1 डिग्री इसका होता है NH2 होता है सर। क्या होता है? NH2 होता है। इसका क्या होता है सर? NH होता है, NH होता है। और इसका क्या होता है बच्चों? इसका सिर्फ N हो जाएगा। क्या होगा सर? N हो जाएगा। तो अब देखो कौन सा करेक्ट आपका हो जाएगा। आप बोलोगे सर 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक पूछा, यानी कि सेकेंडरी पूछा है ना बच्चों, सेकेंडरी अमीन वाला NH होगा। NH कहीं पे NH नहीं दिया गया, ये NH बनाना पड़ेगा बच्चों, ये NH होना चाहिए, तभी तो हमारा राइट आंसर ए होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? बेंजीन वाला C6H6, राइट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, C2H5NH2 का UPSC नाम क्या होगा? C2H5NH2, जल्दी से बताओ 60 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा सर? एथाइल एमीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल, NH3 में N का संकरण क्या होता है? NH3 है बच्चा पार्टी। NH3 में क्या होगा? NH3 में जल्दी से बताओ N का संकरण क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। एक लोन पेयर लगा दो। अब देखो 1 2 3 4, अगर 4 रहे तो sp3 हो जाता है। क्या होता सर? sp3 में होता। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 62 नंबर सवाल है, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है एडिपिक अम्ल होता है। क्या होता है सर? एडिपिक अम्ल। करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल, पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन इथीन भैया का बहुलक है। पॉलीथीन बच्चों जब इथीन का बहुलीकरण कराते हैं तो हमारा पॉलीथीन बनके निर्माण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है, कार के टायर में प्रयुक्त होता है कौन सा? कार के टायर में जो प्रयुक्त होगा उसका नाम होता है ब्यूना रबर। कौन सा बच्चों? जो कि एक प्रकार का सिंथेटिक रबर होता है। चलो 65 नंबर सवाल देखो बच्चों, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक? प्राकृतिक बहुलक बच्चों यहाँ पे है नेचुरल पॉलीमर। क्या होगा सही आंसर? और आपका आंसर आएगा सर प्रोटीन होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में सेलुलोज हो जाएगा। चलो 67 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूछा जा रहा है, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है? प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा सर? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। चलो फलों की शर्करा क्या कहलाती है? फ्रक्टोज कहलाती है। फ्रक्टोज बच्चों राइट आंसर भी हो जाएगा। फलों की शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है। 68 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, अगर पूछे निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? तो सैकरीन होता है, एस्पार्टेम होता है, सोडियम साइक्लोमेट होता है। ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। चलो आज के क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं, और बहुत अच्छा सा सवाल है कि सर एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड बच्चों पढ़े हो ना विटामिन के बारे में। कौन सा सर? विटामिन के बारे में पढ़े ना। विटामिन सी का नाम होता है, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये विटामिन ही ना होगा। राइट आंसर ये होगा। जानते हो ना विटामिन की कमी से क्या होता है? स्कर्वी वाला रोग हो जाता है। सबको पता होना चाहिए। इसका मुख्य स्रोत नींबू तथा संतरा होता है। ये सब तो याद होगा ना बच्चा पार्टी की? भूल गए? चलो कोई बात नहीं, भूल गए तो अब याद रखना। अगर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो, डेली क्लास करना चाहते हो बच्चों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा बच्चों के। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर।